क्लास 6 हिंदी चैप्टर 12 और इस चैप्टर का नाम है शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार मतलब हम लोग जानते हैं जीरो, मतलब हमने अंक पद्धति में देखते हैं ना शून्य, तो हम लोग इतने देखते हैं शून्य, लेकिन उसका आविष्कार कैसे किया, कहाँ से आया, इनका जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि शून्य का आविष्कार कैसे किया, कैसे हुआ, कहाँ से आया गया ना। जैसे यहाँ पे भाषा और उसकी लिपि क्या है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई लिपि होता है। भाषा तो लिपि हम लोग ग्रामर में देखते हैं, जो हिंदी ग्रामर में कि लिखने की कला को ही लिपि कहते हैं। तो हर एक भाषा को बोलने के लिए उसका लिपि भी होना अति आवश्यक है। तो अंक पद्धति के इतिहास से अवगत कराता है। तो यहाँ पे हम पुराने ज़माने की बात में आ जाएंगे। तो यहाँ पुराने ज़माने में जो लेखक थे और अंक पद्धति के बारे में हमें बताया गया है कि हमें शून्य कैसे प्राप्त हुआ है। आरंभिक अभिलेखों से अवगत कराते हैं, ज्ञान में वृद्धि करना। तो हमें इसके हिसाब से ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस चैप्टर का। आज हम केवल 10 चिन्हों से सारी संख्याएं लिखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या इन 10 चिन्हों से लिखी जा सकती है। इनमें से प्रत्येक चिन्ह का एक स्वतंत्र मान है। इसके अलावा संख्या की पंक्ति में हर अंक का मान स्थान अनुसार निर्धारित होता है। तो हमने बचपन से ही पहले से हमने सीखे हैं कि 0 से लेकर 10 तक कोई भी एक चिन्ह होता है, संख्या पद्धति। तो उसी के हिसाब से हमने अंक का काउंटिंग करने हमने जाना है। उदाहरण के लिए 2 का अर्थ है 2 वस्तुएं, परंतु संख्या 21 में इस 2 का अर्थ होगा 20 वस्तुएं। संख्या 4, 3, 2, 5, 8 में 2 का अर्थ होगा 200। तो 200 कहने का अर्थ है मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। मतलब इधर 0, यहाँ पर भी 0 आता है, तो इधर 2, तो इसको यहाँ पे 2 0 डाल देने से यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 110,000 इस प्रकार से करने से 200 कैसे आया वहाँ पे पता चल जाएगा। आज हम केवल 10 चिन्हों से सारी संख्याओं को लिखने के आदी हो गए हैं। तो हम लोग 10 चिन्हों को सीख कर ही आज पूरे 100, 1000, लाख, करोड़ जितना भी है हम उसको जानने के लिए हमारा ज्ञान कितना ज़्यादा बढ़ गया है। यही हम 10 चिन्हों को सीख कर, अगर ये 10 चिन्ह भी नहीं होते तो हम काउंटिंग करने भी और संख्या का पता भी नहीं लगा सकते और उसका अंदाज़ा भी हमें मालूम नहीं पड़ सकता था। हर अंक का स्थान के अनुसार अर्थ बदलता है। यह बात भी हम आसानी से समझ जाते हैं, पर यह उतनी सरल बात नहीं है जितनी कि हम इसे समझते हैं। यदि सरल बात होती तो यूनान के बड़े बड़े गणितज्ञों में से कोई गणितज्ञ मतलब जो गणित के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, गणित का जो आविष्कार किया गया है, जिन्होंने गणित की खोज की है, उसे ही गणितज्ञ कहा जाता है। अवश्य इसका आविष्कार कर चुका होता। हमारे देश के वैदिक काल के पंडित पुरोहित भी इसका आविष्कार कर चुके होते, पर वे दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति का आविष्कार न कर सके। शून्य वाले स्थानमान अंक पद्धति एक दिन का दैवी चमत्कार नहीं है। धीरे धीरे इसके बारे में विचार पक्के होते गए। सारे देश में इसका प्रचार होने में शताब्दियाँ लगी। इस नई अंक पद्धति की खोज होने पर भी लगभग 1000 साल तक हमारे देश में पुरानी अंक पद्धति का व्यवहार होता रहा। न केवल अपने देश के लिए बल्कि विदेशों में भी इस अंक पद्धति को सरलता को स्वीकार नहीं किया गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे शून्य का आविष्कार पहले ही विकास हो चुका था, उनका आविष्कार, उनकी खोज हो चुकी थी, लेकिन इसका धीरे धीरे सभी देशों में, विदेशों में प्रचार होने लगा। इस नई अंक पद्धति की खोज भारत में ठीक किस समय हुई, कहाँ हुई, किस व्यक्ति ने की, इसके बारे में हम जानेंगे कि भारत में यहाँ पे कैसे हुआ और विदेशों में और पुराने ज़माने में जो पहले जो आउट कंट्रीज़ है वो सब में पहले शून्य का आविष्कार हो चुका था, लेकिन हमारे इंडिया में कब है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है,
पुराने ज़माने में लेख खुदवाए जाते थे। राजा या धनी लोग दान देते थे। दान की बातें तांबे के पत्रों पर लिख दी जाती थी। इन ताम्रपत्रों पर तिथि भी डाली जाती थी, शब्दों में और कभी कभी अंकों में भी। ऐसे ही एक दान पत्र में हमें पहली बार इस नई पद्धति के अंक देखने को मिलते हैं। तो पुराने ज़माने की बात होती है, जो आप लोगों ने हिस्ट्री इतिहास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पैसे में तांबे के जो पैसे होते थे उसमें खुदवाए जाते थे और उस प्रकार वहाँ पे अंक प्रिंट किया जाता था। संखेड़ा से गुर्जर राजाओं का एक दान पत्र मिला। ये पुराने ज़माने की बात हो रही है, इतिहास के काल में। दान पत्र संखेड़ा से एक जगह से ही कुछ नाम है उसका, गुर्जर राजाओं का एक दान पत्र मिला। इसमें तिथि दी हुई है। तिथि मतलब यहाँ पे तारीख, चेदी संवत 346। इस संख्या को ठीक उसी तरह लिखा गया है जैसा हम आज लिखते हैं। फ़र्क इतना ही है कि इसमें उस समय के 3, 4 और 6 के अंक इस्तेमाल हुए हैं। संवत 3, 4, 6 का अर्थ हुआ ईस्वी सन 594। तो हम लोग देखते हैं ना, तो पुराने ज़माने के जब पढ़ते हैं, जैसे हम लोग हिस्ट्री में इतिहास में पढ़ेंगे, तो इसको सन अर्थात ईस्वी कहते हैं। सन 594, सन 346, इस प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं। इस दान पत्र में संख्या 3, 4, 6 स्थानमान पद्धति के अनुसार लिखी गई है, पर इस संख्या में शून्य का संकेत नहीं आया है। शून्य न आने का कारण यही है कि वह दान पत्र ऐसी संख्या वाले साल में नहीं लिख गया था। तो शून्य नहीं आया है मतलब उस समय शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। जब ये 346 ईस्वी के पूर्व आसपास जो शून्य हमें खोज नहीं की गई थी, इसलिए उसमें शून्य नहीं आया। जिसमें शून्य हो पर उस समय शून्य वाली दाशमिक अंक पद्धति का आविष्कार अवश्य हो चुका था, वरना संख्या 3, 4, 6 को नई पद्धति के अनुसार ना लिखा जाता। इसके बाद कई लेखों और दान पत्रों में नई अंक पद्धति की संख्याएं मिलती हैं। पहली बार 8वीं सदी मतलब शताब्दी ना, 8वीं सदी के एक दान पत्र में शून्य वाली संख्या मिलती है। यह रगोली दान पत्र राजा जयवर्धन द्वितीय का है। इसमें संख्या 30 में शून्य आता है। इसमें शून्य का आकार छोटी वृत्त की तरह है। इसके बाद बहुत से लेखों और दान पत्रों में नई अंक पद्धति में संख्याएं लिखी हुई देखने को मिलती है। तो बहुत सारा वो जो दान पत्र होता था, दान पेटी भी कहा जाता है, तो उसमें संख्याओं का अंकों का जो संख्या होता है उसमें खुदवाया जाता था, लिखी हुई होती थी वह दान पत्र, जिसमें दान दिया जाता था, उसको कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि सारे लेखों में इस नई अंक पद्धति का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, कुछ लेखों में अब भी पुरानी अंक पद्धति जिसमें शून्य और स्थानमान के लिए गुंजाइश नहीं थी देखने को मिलती है। ईसा की 10वीं शताब्दी तक, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले तक छूट-फूट लेखों में पुरानी अंक पद्धति की संख्याएं देखने को मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शून्य वाली दाशमिक पद्धति का आविष्कार हुए एक लंबा समय गुजर जाने पर भी उसे हमारे देश में जल्दी स्वीकार नहीं किया गया। तो मतलब शून्य का आविष्कार बहुत समय से उसका आविष्कार हो चुका था, लेकिन हमारी इंडिया में, हमारे देश में बहुत ही पीछे से स्टार्ट हुआ है, स्वीकार नहीं किया गया था कहा जा रहा है। इसका यह एक उदाहरण पर 10वीं शताब्दी से सभी जगह नई अंक पद्धति का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इस समय तक भारत की यह नई अंक पद्धति अरब देशों में, भूमध्य सागर के आसपास के देशों में और दूर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में पहुंच चुकी थी। ईसा की पहली शताब्दी से कुछ साहसी भारतीय जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, ये देशों का नाम है, जगह का नाम है सुमात्रा, जो कि ये आप लोग देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास है सुमात्रा।
कंबोडिया आदि देशों में जाकर बसने लगे। वहाँ उन्होंने राजवंश भी स्थापित किए। वहाँ ब्राह्मण व बौद्ध धर्म पहुँचा। भारतीय भाषाएं पहुँची। सुमात्रा के फ्लेंग स्थान से 7वीं सदी के कुछ ऐसे लेख मिले जिनमें शंख तो किस प्रकार से आया ना, जो कि अलग अलग देशों में पुराने ज़माने में ऐसे होते थे कि जो कि बाहर देश से आउट कंट्री से हमारे पर्यटक सब आते थे इंडिया में भ्रमण के लिए। तो उन्होंने अपनी अपनी भाषा को इधर प्रचार किया, तो उसी से हमें जानकारी प्राप्त हुई, मालूम हुई। कोई 0 का आविष्कार किया, कोई 6, 5, इस प्रकार से कुछ संख्याएं का जो उन्होंने इधर यूज़ किया उसे ही हमने जाना और समझा और अभी यूज़ करने लगे हैं। बाद अभिलेखों में नई अंक पद्धति को अपनाया। नई अंक पद्धति मतलब उन्हीं के द्वारा हमें जो मिला गया वही अंक पद्धति को हमने अपनाया। दूसरी कुछ बातों पर कुछ विचार करने से भी हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ईसा की पहली शताब्दी तक हमारे देश में शून्य वाली नई अंक पद्धति का आविष्कार हो चुका था। साहित्यिक जो कि साहित्य का आविष्कार किया। दार्शनिक जो दर्शन करने वाला का दार्शनिक कहा जाता है। और ज्योतिष गणित के ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। पिंगल छंद सूत्र का नाम एक ग्रंथ है। ईसा से 100 या 200 साल पहले आचार्य पिंगल ने इस ग्रंथ की रचना की। तो आचार्य पिंगल नाम है और उन्होंने ग्रंथ की रचना की है। पद्य छंदों में लिखे जाते हैं। छंदों के लिए मात्रा आदि का हिसाब जानना पड़ता है। इस ग्रंथ में मात्राओं के इस प्रकार के हिसाब दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से रूपे शून्यम द्वे शून्य आदि सूत्र जो आते हैं ना, उसका गुण सूत्र कहा जाता है। हिसाब कुछ ऐसा यहाँ अभाव या घटाने का अर्थ में शून्य का इस्तेमाल हुआ। यह भी पता चला कि पिंगल के समय में शून्य के लिए कोई सांकेतिक चिन्ह रहा होगा, पर उसका रूप किस प्रकार का था इसे हम नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि उस समय इस शून्य का नई अंक पद्धति के लिए इस्तेमाल होने लगा नहीं, परंतु इतना निश्चित है कि शून्य वाली धारणा पक रही थी। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है किस प्रकार से पहले कैसे कैसे कहा जाता था। 3, 4, 6 को इस प्रकार से भी लिखा जाता था। ये पहले पुराने ज़माने की भाषा में जो पर्यटक थे, कोई संस्कृत, कोई मराठी, इस प्रकार का जो अलग अलग था, तो अपनी अपनी भाषा में लिखते थे। लेकिन बाद में हम लोगों ने ये जो रोमन वाला जो संख्या है ना, इसको हम लोग जाने और अभी सीखे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया था। आरंभिक अभिलेखों में प्रस्तुत नई अंक पद्धति की संख्याएं। तो यहाँ पे संखेड़ा से प्राप्त किसी गुर्जर राजा के दान पत्र, तो जहाँ जहाँ से हमको मिला है ऐसे जो संख्या, उसका नाम दिया गया है। यहाँ से संखेड़ा से किसी गुर्जर राजा के दान पत्र से ऐसा मिला, ये संख्या मिला। राष्ट्रकूट शासक दंतेदुर के दान पत्र से 753 ईस्वी, तो इसको हम लोग ईस्वी कहा जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार सूत्र में आई हुई एक बड़ी संख्या का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इसी ग्रंथ में अंक स्थान शब्द आया है जो अंकों के स्थान मान अर्थ वाला हो सकता है। वायु और अग्नि पुराणों में भी अंक स्थानों का दशगुणोत्तर संख्या के उदाहरण मिलते हैं। ये सारे ग्रंथ ईसा की पहली सदी के बाद के हैं। करीब 90 साल पहले पेशावर जिले के भक्षाली गांव में एक किसान को भोजपत्र पर लिखी हुई गणित की एक पोथी मिली थी। अब यह भक्षाली हस्तलिपि के नाम से प्रसिद्ध है। यह 10वीं सदी की शारदा लिपि में लिखी हुई है। यह किसी पुरानी पुस्तक की प्रतिलिपि है। कुछ विद्वानों का मत है कि मूल पुस्तक 3री या 4थी सदी में लिखी गई होगी। इस हस्तलिपि में 1 से 10 तक अंक संकेत है। नई अंक पद्धति का इस्तेमाल हुआ है। शून्य के लिए बिंदी के आकार का चिन्ह।
तो पहले किस प्रकार से शून्य के लिए बिंदी के आकार का चिन्ह भी दिया जाता था। देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा जाता था कि सभी कोई अपने अपने अलग अलग ढंग से लिखते थे। लेकिन जैसे जैसे शताब्दी दुनिया बदलती गई, जैसे शताब्दी आती गई 10वीं 7वीं 8वीं इस प्रकार से आते गए, तो हमने उसको अच्छी तरह से अभी नए नए अपनाने शुरू किया, नई पद्धति में आए। आर्यभट्ट के समय 500 ईस्वी, तो आर्यभट्ट यह भी एक पर्यटक थे, विदेशी पर्यटक थे। 500 ईस्वी से गणित के सारे ग्रंथों में नई अंक पद्धति का व्यवहार देखने को मिलता है, पर इनमें अंक नहीं है, इनमें अक्षरांक या शब्दांक है। सारी बातों पर विचार करने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ईसा की पहली सदी तक हमारे देश में शून्य वाली नई दशमिक स्थानमान अंक पद्धति का आविष्कार हो चुका था। तो ईसा के पहली सदी तक हमारे देश में शून्य का आविष्कार हो चुका था, लेकिन हमने धीरे धीरे इसको अपनाने शुरू किया। और इस शून्य का आविष्कार का जो लेखक ही गुणाकर मूले, इन्होंने ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बना दिया गया है, इसे आप लोग देख सकते हैं और अपने नोट कॉपी में अच्छी तरह से उतार के लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर इसको होमवर्क के तौर पे आप लोग कर लीजिएगा। ये चैप्टर को एक बार रीड कर लीजिए और इसमें सही विकल्प चुने, इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसे आप लोग टिक करके सेंड कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, इधर थोड़ा प्रश्नों के उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैंने पेज नंबर लिख दिया हूँ, उसमें आप लोग पेज नंबर में जाके देख लीजिएगा, ओके। जैसे शून्य वाले स्थान मान अंक पद्धति एक दिन की दैवी चमत्कार नहीं है, स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 76 में अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें जाके आप लोग देख के अपने नोट कॉपी में उतार लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है इधर वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, यहाँ मैंने बना दिया हूँ, तो आप लोग इसे देख के अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और इधर ग्रामर का है, संधि विच्छेद करो, शब्द और प्रत्यय अलग करो, पर्यायवाची शब्द, इसे आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे गंगा जोड़ उदय, गंगोदय, गंगोदय, आत्मा जोड़ उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, पर जोड़कर परोपकार, इस प्रकार से यहाँ पे शब्द लिखना है, ठीक है। प्रत्यय भी आप लोग ग्रामर में देख सकते हो, उससे मैंने बताया भी है। शब्द और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में आके जुड़ जाता है ना, प्रत्यय संकेतिक एक शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और पर्यायवाची यहाँ पे जो एक ही समान एक ही चीज़ का, जो एक ही वस्तु का कोई भी एक ही नाम होता है, जैसे वायु का दूसरा नाम क्या है, उस प्रकार से हम लोग उसको पर्यायवाची सिनोम्स, जिसको अंग्रेजी में सिनोम्स कहते हैं ना, सिनोम्स है। तो ऐसे आप लोग देख के इसको होमवर्क कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे लिपि का नाम लिखिए, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, उसका लिपि का नाम लिख लीजिएगा, ओके। होमवर्क।